तो बच्चों चलिए प्रश्न को समझते हैं। जब कोई तरंग किसी माध्यम में प्रवेश करती है तो परिवर्तन नहीं होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर मुख्य अवधारणा। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले मुख्य अवधारणा। तो बच्चों मुख्य अवधारणा में हम बात करेंगे कि तरंग दैर्ध्य क्या होता है। ठीक है, तरंग दैर्ध्य क्या होता है? तरंग जो भी दूरी तय करती है वो उसका तरंग दैर्ध्य कहलाता है। ठीक है, तरंग दैर्ध्य क्या कहलाता है? जो भी तरंग है, जो भी दूरी तय करेगी वो उसका क्या कहलाता है? तरंग दैर्ध्य कहलाता है, जिसको हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। और इसका एस आई मात्रक जो होता है वो होता है मीटर। ठीक है, तो अगर मैं इसको किसी तरंग के माध्यम से बताऊं, तो देखिए ये कोई तरंग है। तो ये एक कंपन है जो तय कर रही है, तो इस एक कंपन में तय दूरी क्या कहलाती है? तरंग दैर्ध्य कहलाती है, लेमडा कहलाता है, जिसको लेमडा से प्रदर्शित करते हैं। अब तरंग की आवृत्ति क्या कहलाती है? कि जितने कंपन प्रति सेकंड होते हैं, जैसे मान लीजिए ये एक कंपन हो गया, फिर ये दूसरा कंपन हो गया, ये तीसरा कंपन हो गया, तो आवृत्ति तो क्या होती है? कंपन प्रति सेकंड। आवृत्ति क्या होती है? कंपन, होने वाले कंपन प्रति सेकंड में जितने कंपन होंगे, प्रति सेकंड में जितने कंपन होंगे वो किसको कहलाता है? वो क्या क्या कहलाती है? आवृत्ति कहलाती है। ठीक है, और अगर मैं वेग की बात करूं तो तरंग का वेग क्या होगा? तरंग द्वारा तय की गई दूरी बटे उसमें लगा समय। आयाम क्या होता है? कि जो ये मीन बिंदु है, मीन जो लाइन है, ये जो लाइन है, मध्य की लाइन है, इससे कितना ज्यादा विस्थापन हो रहा है वो क्या कहलाता है? आयाम कहलाता है। कि कितना यहाँ पर अधिकतम विस्थापन हो रहा है। कैसे? इस मध्य वाली लाइन से जितना ज्यादा विस्थापन होगा उसका आयाम उतना ही ज्यादा अधिक होगा। ठीक है, तो आयाम की भी अगर हम बात करें तो आयाम भी एक तरह से विस्थापन ही है। ठीक है, एक तरह से विस्थापन ही है, तो इसका भी ऐसा ही मात्रक क्या होता है? इसका भी ऐसा ही मात्रक मीटर होता है। ठीक है, चलिए इन्हीं अवधारणाओं को उपयोग में लेकर प्रश्न को हल करते हैं। हल। तो बच्चों अब यहाँ पर समझते हैं हम कि अगर कोई भी, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है किसी, जैसे मान लीजिए कि हम एक तरंग ले लेते हैं। ठीक है, और ये जो तरंग है हम सघन माध्यम से हम विरल माध्यम में ले लेते हैं। ठीक है, अब हमें पता है कि सघन माध्यम क्या होता है। जैसे मान लेते हैं हम इसमें पानी ले लेते हैं। ठीक है, सघन माध्यम में हमने क्या ले लिया? पानी ले लिया। और विरल माध्यम में हमने क्या ले ली? वायु ले ली। ठीक है, तो अगर ये हमारा हो गया अभिलंब, ये क्या है हमारा? अभिलंब। ठीक है, अब अभिलंब से अगर हम, जैसे अब हमने यहाँ पर क्या बनाई? एक आपतित किरण बनाई। ठीक है, आपतित तरंग है। ठीक है, ये क्या है? आपतित तरंग। ठीक है, अब हमें पता है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो ये थोड़ा सा अभिलंब से दूर चली जाएगी। ठीक है, तो ये कौन सी तरंग होगी? अपवर्तित तरंग। तो बच्चों अब ध्यान से समझते हैं हम इस चीज को, कि अब हमने यहाँ पर क्या समझा? कि अगर ये, देखिए, अगर ये यहाँ से अभिलंब से दूर हट रही है, जैसे ये तो हो गया आपतन कोण, ये हो गया अपवर्तित कोण। ठीक है, तो आप देखोगे कि अगर ये दूर हट रही है तो कहीं ना कहीं इसके वेग में परिवर्तन आ रहा है। ठीक है, और हमें पता है कि जो वेग है, जैसे तरंग का वेग माध्यम के सापेक्ष परिवर्तित होता है। अगर ये परिवर्तित नहीं होता तो ये सीधी सीधी जाती, मतलब तरंग का वेग तो यहाँ पर क्या होगा? परिवर्तित होगा। फिर अगली बात करते हैं तरंग दैर्ध्य की। तो देखिए बच्चों, अगर हम तरंग दैर्ध्य की बात करें तो तरंग दैर्ध्य तो क्या होता है? तरंग द्वारा तय की गई दूरी। ठीक है, तरंग दैर्ध्य क्या होता है? तरंग द्वारा तय
दूरी। तो भाई तरंग तो, जो अगर हम देखें तो तरंग के अगर वेग में परिवर्तन आ रहा है तो उसके दूरी में भी क्या आएगा, परिवर्तन आएगा। इसमें दूरी में परिवर्तन आएगा मतलब तरंग दैर्घ्य भी क्या होता है, परिवर्तित होता है। ठीक है। मतलब हम कह सकते हैं, जैसे हमने देखा भी है कि जैसे अगर हम किसी प्रकाश की किरण को, अगर हम किसी भी प्रकाश की किरण को अगर हम किसी प्रिज्म में से निकालते हैं तो वो अलग अलग तरंग दैर्घ्य के सापेक्ष वो अलग अलग भागों में बट जाती है। मतलब माध्यम माध्यम के परिवर्तित होने पर तरंग दैर्घ्य भी बदलता है। तरंग दैर्घ्य भी परिवर्तित होता है। अब बात करते हैं हम आयाम की। अब हम किसकी बात करेंगे, आयाम की। तो देखिए बच्चों, आयाम की अगर हम बात करें तो आयाम भी परिवर्तित होगा। जैसे अगर मैं, जैसे कोई माध्यम में परिवर्तित आया है, परिवर्तन आया, तो जो पहले आयाम था, जैसे मान लीजिए अगर इसमें बात करें हम, जैसे हमारी जो चलने वाली जो ऐसे जा रही थी, ठीक है, ये तो कहाँ जा रही थी, जैसे मान लो सघन माध्यम में ऐसे जा रही थी, सघन माध्यम में, सघन माध्यम में। अब इसके वेग में परिवर्तन आ गया तो ये विरल माध्यम में क्या होगा, विरल माध्यम में बढ़ जाएगी, आयाम क्या होगा यहाँ पर, यहाँ पर अगर ये तेजी से चलेगी तो मतलब इसमें अगर इसका तरंग दैर्घ्य भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, परिवर्तित हो रहा है, तो मतलब ये क्या होगा, ये भी बढ़ जाएगी। ठीक है। देखिए कोई दूसरा यहाँ पर माध्यम तो है नहीं, तो आयाम यहाँ पर देखिए दो, या तो ये वही का वही भी रह सकता है, वही रह सकता है, ठीक है, या फिर बढ़ भी सकता है, बढ़ भी सकता है, और कम भी हो सकता है, ये माध्यम पर डिपेंड करता है। ठीक है, कम भी हो सकता है। ठीक है। तो ये किस पर डिपेंड करता है, ये किस पर निर्भर कर रहा है, माध्यम पर। मतलब अब हम बात करते हैं हमारे आवृत्ति की। तो अगर आवृत्ति की बात करें तो आवृत्ति किस पर निर्भर करती है, आवृत्ति स्रोत पर निर्भर करती है, स्रोत पर निर्भर करती है, सिर्फ स्रोत पर निर्भर करती है। अगर स्रोत यहाँ पर अपरिवर्तित है, स्रोत को कहीं दूसरी जगह से एनर्जी नहीं मिल रही है, कोई ऊर्जा नहीं मिल रही है, तो जैसे यहाँ पर वाइब्रेशन, जैसे यहाँ पर कंपन पहले हो रहे थे, वैसे ही चाहे सघन माध्यम से विरल में जाए, तो सघन माध्यम से अगर वो, तो बच्चों स्रोत पर निर्भर करती है। ठीक है। अब सिर्फ आवृत्ति ही है, जब माध्यम चेंज होता है तो आवृत्ति ही आमतौर पर समान रहती है। आवृत्ति क्या रहती है, आवृत्ति आम तौर पर समान रहती है। और क्यों रहती है समान, क्योंकि 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 यह एक संचालित दोलन की तरह होती है। यह एक संचालित दोलन की तरह होती है, दोलन की तरह होती है, दोलन की तरह होती है, और मूल स्रोत की आवृत्ति को बनाए रखती है, और मूल स्रोत की आवृत्ति को बनाए रखती है, आवृत्ति को बनाए रखती है, बनाए रखती है, रखती है। तो हमारे इस प्रश्न का उपयुक्त उत्तर होगा, देखिए विकल्प होगा यहाँ पर, विकल्प ए यहाँ पर उपयुक्त उत्तर होगा, तरंग की आवृत्ति का। ठीक है, जिसका परिवर्तन नहीं होता है, तरंग दैर्घ्य का परिवर्तन होता है, वेग का परिवर्तन होता है, और आयाम का परिवर्तन होता है। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।